हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था बायो जियो केमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक साइकिल। होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था 3 प्रकार की होती है, जल चक्र, गैसीय चक्र, अवसादीय चक्र। जल चक्र में हमने जल के बारे में पढ़ा था। गैसीय चक्र में हमने ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। अवसादीय चक्र में हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। और क्यों पढ़ा था कि ये तत्व हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं, जरूरी होते हैं और कहाँ से आते हैं। ये वायुमंडल में आते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तो हम डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं, जैसे CO2 हो गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गई, आपका फास्फोरस हो गया, वो सीधे हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस चक्र के माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर में आते हैं, फिर हमारे शरीर से वापस से वायुमंडल में जाते हैं। इस प्रकार का ये चक्र चलता रहता है, जो क्या कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक साइकिल। अब उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है अपन वो पढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे उत्पादकता, इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्टिविटी, कि उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी होती क्या है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, उत्पादकता क्या होती है, किसी भी चीज़ को उत्पादन करना, वो क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाती है। मगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी के अंदर उत्पादकता क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में होने वाले उत्पादन की दर को क्या कहलाते हैं, हम उत्पादकता कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में होने वाले उत्पादन की दर क्या कहलाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहलाती है। जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी प्राथमिक, इंग्लिश में प्राइमरी। दूसरी है आपकी द्वितीयक या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक उत्पादकता आपकी कहलाती है, जैसे हम पहले बात करें प्राथमिक उत्पादकता, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मदद से जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, या हम कह सकते हैं भोजन का निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं भोजन का निर्माण किया जाता है, वो कहलाती है आपकी प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, हम देखते हैं। पहली है आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में बात करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरी होती है आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 2 प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको शॉर्टकट में GPP लिख सकते हैं, इसको NPP लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता वो उत्पादकता होती है जिसमें श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थों को भी सम्मिलित किया जाता है, वो कहलाती है आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखो पहले में, कि वह उत्पादकता की दर जिसमें श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है, आपकी कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब दूसरे में आते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है, तो अगर देखा जाए तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। दूसरी वाली है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। मतलब कि ऐसी उत्पादकता जिसमें श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, जो बची हुई उत्पादन की दर होती है वो कहलाती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको आप नोट कीजिए एक बार, हिंदी में लिख देता हूँ।
सकारात्मक उत्पादकता माइनस श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थ। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन में काम आए कार्बनिक पदार्थ, वो कहलाएगी आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब इसके अलावा इसी में एक और होता है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये शुद्ध में शामिल किया जाता है, इसको अपन लिखते हैं NCP बराबर NPP माइनस बायोमास, मतलब कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी माइनस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और बायोमास, हिंदी में शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता बराबर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता माइनस जैव भार। इसको आप नोट कीजिए। तो ये क्या होती है, शुद्ध नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाती है कि जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हमें प्राप्त हो रही है उसमें से अगर जीव का जैव भार में हटा दिया जाए तो उसके पश्चात जो उत्पादन की दर होती है वो कहलाती है आपकी शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता। तो ये अपने 3 प्रकार के पढ़े इस बार कि प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है। उसमें 2 प्रकार है आपके सकल, मतलब कि जिसमें श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थों को भी सम्मिलित किया जाता है, वो कहलाती है आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता। फिर हमने पढ़ा शुद्ध में क्या होता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन में आए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं तो हमको मिलती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब शुद्ध कम्युनिटी या शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता क्या होती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में से हम जैव भार को भी हटा देते हैं तो अपनी क्या निकलती है शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता, जिसे NCP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन आगे चलेंगे। अब बात है दूसरी प्राथमिक हो गई द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अभी तक बात की चल रही थी प्लांट की। तो अब प्लांट को कौन पोषण के रूप में ग्रहण करता है, उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। तो उपभोक्ताओं में भोजन के उपापचय के पश्चात श्वसन वृद्धि आदि कामों में ऊर्जा उपयोग में लेने के पश्चात जो ऊर्जा बच जाती है वो कहलाती है आपकी द्वितीयक उत्पादकता। दोबारा सुन लीजिए, उपभोक्ताओं में उपापचय क्रिया के पश्चात श्वसन जनन वृद्धि आदि क्रियाओं में ऊर्जा की खपत होने के पश्चात जो उत्पादकता बचती है, जो ऊर्जा की दर बचती है वो कहलाती है आपकी द्वितीयक उत्पादकता। तो यहाँ पे हमारा उत्पादकता के जो प्रकार है वो पूरे होते हैं। प्राथमिक उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, सकल और शुद्ध। और दूसरा क्या होता है द्वितीयक उत्पादकता, मतलब कि उपापचय क्रिया के पश्चात जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह श्वसन भोजन आदि क्रियाओं में यूज में लेने के पश्चात जो बच जाती है वो कहलाती है आपकी द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। अब इसके हम पढ़ेंगे अवधारणाएं, उत्पादकता की अवधारणाएं क्या क्या होती है। पहला आता है अवधारणा खड़ी फसल की। खड़ी फसल या इसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता है खड़ी फसल में इकाई क्षेत्र में उपस्थित जितने भी जीव होंगे वो सारी किस्में काउंट किए जाएंगे, खड़ी फसल के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। वापस समझ स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, ये खड़ी फसल होती क्या है, इकाई क्षेत्र में उपस्थित जितने भी जीव होंगे सब किसमें काउंट किए जाएंगे, खड़ी फसल से काउंट किए जाएंगे, जिसमें उनके जैव भार को या उनमें उपस्थित ऊर्जा को दर्शाया जाता है। तो ये कहलाता है आपका खड़ी फसल। दूसरा होता है विस्थापित पदार्थ, रिमूव्ड मटेरियल।
अब विस्थापित पदार्थ क्या होता है? विस्थापित पदार्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जो किसी जगह पे तो उत्पादक होता है मगर वहाँ से उसको हटा के दूसरी जगह स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है आपका विस्थापित पदार्थ। जैसे कि आपके खेतों में फसल उगाई, वहाँ पे अनाज बना, अनाज को लेकर आपने स्टोरेज में रख दिया, तो वहाँ से विस्थापित होकर कहाँ चले गया? खेतों से स्टोरेज में चले गया, तो वो कहलाता है आपका विस्थापित पदार्थ। अगला उत्पादन दर। उत्पादन दर जैसे ही पता चल गया कि कई क्षेत्र में जितनी भी क्रियाएं हो रही है जिसमें कि ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो सारी क्या कहलाती है? आपकी उत्पादन दर कहलाती है। तो ये अवधारणाएं कहलाती हैं आपकी, किसकी कहलाती है? प्रोडक्टिविटी की अवधारणाएं कहलाती है। पहला होता है खड़ी फसल, मतलब कि कई क्षेत्रों पर से जितने भी जीव होंगे वो सारे खड़ी फसल के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका विस्थापित पदार्थ, मतलब कि आपके उत्पादन की या ऊर्जा की वह दर जो किसी एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर भंडारित की जाती है वो कहलाती है आपकी विस्थापित पदार्थ। फिर आता है उत्पादन दर, इकाई क्षेत्र में होने वाले उत्पादन की दर या जितनी भी क्रियाकलाप हो रही है जिनसे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कहलाती है उस क्षेत्र की उत्पादन की दर। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्टिविटी पूरा होता है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकोटोन, या हिंदी में क्या होता है इसे? पारितंत्र तनाव क्षेत्र। इकोटोन या तनाव क्षेत्र होता क्या है, इसको हम एक डायग्राम में समझेंगे। तो ये दो क्षेत्र बना रखे हैं इसमें दो अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। एक को हम ग्रीन पेन और क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक को हम रेड पेन और राउंड से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने दो क्षेत्र ले लिया, आपका ए और ये बी। इन दोनों क्षेत्र के मध्य कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, कोई भौगोलिक क्षेत्र इनके बीच में कोई सीमा नहीं है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ खत्म हो रहा है, कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों क्षेत्र एक जगह पे आके क्या होता है? ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब कि एक दूसरे में आपस में मिलते हैं, जिसके बीच में छोटा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसमें क्या होता है? इस क्षेत्र के प्राणी भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र के प्राणी भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्यों? यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो दोनों के लिए उपयोगी होती है। तो इन प्राणियों के बीच में एक नया क्षेत्र बन जाता है, वो कहलाता है आपका इकोटोन, या फिर हिंदी में बात करें तो तनाव क्षेत्र। तनाव क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है दोनों के लिए फेवरेबल है। इस कंडीशन इसे भी सूट करेगी, इसको भी सूट करेगी, तो इस स्थान पे जो भोजन होगा, आवास होगा, उसके लिए दोनों प्राणियों के बीच में जब प्रतिस्पर्धा होगी, और जब प्रतिस्पर्धा होती है या फिर कॉम्पिटिशन होता है तो क्या होता है? एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सारी भौगोलिक कंडीशन दोनों के अकॉर्डिंग है, एक छोटा सा क्षेत्र बन जाता है, वो कहलाता है आपका इकोटोन या तनाव क्षेत्र। तो इकोटोन की डेफिनेशन क्या है? दो क्षेत्रों के मध्य का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है दोनों क्षेत्रों के लिए, जीवों के लिए उपयोगी होती है। उस क्षेत्र में क्या होता है? जीवों के, दोनों समुदाय के जीवों के मध्य क्या होता है? भोजन, आवास आदि के लिए कंपटीशन हो जाता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका तनाव क्षेत्र। तो ये हो गया आपके तनाव क्षेत्र, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला है आपका कोर प्रभाव या एज इफेक्ट। कोर प्रभाव या एज इफेक्ट क्या होता है? तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन इसी के साथ जुड़ी हुई है कि इकोटोन के अंदर दोनों क्षेत्रों के प्राणियों की संख्या का अधिक पाया जाना क्या कहलाता है? आपका कोर प्रभाव या एज इफेक्ट कहलाता है। तो इसको अपन डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे। पड़ोसी समुदाय की अपेक्षा, पड़ोसी समुदाय कौन सा? पड़ोसी समुदाय की अपेक्षा तनाव क्षेत्र में जीवों की संख्या के अधिक होना ही क्या कहलाता है? आपका कोर प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ तक का आज का अपना लेक्चर पूरा होता है। आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इकाई क्षेत्र में इकाई समय में होने वाले उत्पादन की दर क्या कहलाती है? आपकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हमने बात करी सकल की,
कि मतलब कि जिसमें बनने वाले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है वो कहलाती है आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता। उसके पश्चात अपन ने पढ़ी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, मतलब कि सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन में काम आए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को घटाने के पश्चात जो उत्पादकता बचती है वो कहलाती है आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बचती है। फिर अपन ने कम्युनिटी की बात करी, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में से क्या होता है, जैव भार भी हटा दे जीव का तो क्या बनती है शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता, जिसको एनसीपी से प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन ने इसकी अवधारणाएं पढ़ी कि खड़ी फसल क्या होती है, विस्थापित पदार्थ क्या होता है, उत्पादन दर क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा तनाव क्षेत्र क्या होता है, कि दो क्षेत्रों के मध्य का ऐसा स्थान जहाँ पे एनवायरमेंटली कंडीशन दोनों क्षेत्रों के जीवों के लिए कैसे होती है, फेवरेबल होती है, जिससे उनके बीच में क्या होता है भोजन आवास आदि के लिए कंपटीशन होने लग जाता है, तो वो कहलाता है आपका तनाव क्षेत्र। फिर अपन ने पढ़ा एज इफेक्ट या कोर प्रभाव क्या होता है, तो पड़ोसी समुदाय की अपेक्षा इकोटोन में जीवों की संख्या का अधिक होने यह कहलाता है आपका एज इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ का आज का अपना लेक्चर खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक वगैरह कर सकते हो। ओके, थैंक यू।